गुड मॉर्निंग। हमारा सबको नमस्कार। जैसा कि आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं क्लास 12 के तहत प्रत्येक टॉपिक को, तो क्लास 12 के तहत हमारा जो टॉपिक है उसमें आपका बिजनेस स्टडी पढ़ा रहे थे। तो बिजनेस स्टडी के तहत अभी आप लोग का जिसमें पहला चैप्टर बता चुके हैं आप लोग को हम, इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट या नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट, तो उसके बारे में कंटेंट आपको बता चुके हैं। और अगला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो कहा जाए बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मैनेजमेंट के लिए भी, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि ये प्रिंसिपल होता क्या है। बेसिकली प्रिंसिपल होता क्या है? तो प्रिंसिपल मीन्स होता है किसी भी वर्क को जब हम कंप्लीट करते हैं, किसी भी वर्क को जब हम कंप्लीट करते हैं तो वह वर्क हमारा डेवलप तभी कर पाता है जब हम उस वर्क को रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर करते हैं। कहने का मतलब है जब नियम और कानून के तहत, जब रूल एंड पॉलिसीज के तहत जब वर्क करते हैं तो हमारा ऑटोमेटिक वो कार्य जो होता है वो सक्सेस होता है। तो वो रूल एंड पॉलिसी ही हमारा प्रिंसिपल होता है। उसी प्रिंसिपल के तहत हम जब वर्क करते हैं किसी भी कार्य को तो हमारा वर्क जो होता है वो कंप्लीट होता है। तो उसी के तहत हमको पढ़ना है बिजनेस स्टडी में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है, इनके जो फादर है हेनरी फ्योल, उन्होंने अपने विचार में बताया है कि बिजनेस का आकार छोटा हो या बड़ा, बिजनेस का आकार छोटा हो या बड़ा, यदि किसी भी बिजनेस को आप स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में यदि आप प्रिंसिपल का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस वो ग्रोथ करता है, चाहे वो आपका कैसा भी बिजनेस क्यों ना हो। ठीक है। उनके संदर्भ में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में 14 प्रिंसिपल बताया गया है, कुछ और कंटेंट बताया गया है। तो प्रत्येक टॉपिक को आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत हम बताएंगे, जिसमें आपको कुछ एमसी क्वेश्चंस, कुछ सब्जेक्टिव, कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसमें एक टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसको भी हम क्लियर करेंगे। तो जो भी कंटेंट आपको बता रहे हैं इस कंटेंट को आप ध्यान से सुनेंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप ध्यान सुने और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें सर। ठीक है, यही आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना आपको कंटेंट क्या होता है, जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपको तुरंत मिल जाएगा, जिससे आपका 12th एग्जामिनेशन के तहत जो भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारा टॉपिक आपको वन बाय वन मिलते रहेगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं सर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहला प्रश्न हमारा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत कि अभी जस्ट बताए थे कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के जो फादर हैं उनका नाम है हेनरी फ्योल। क्या नाम है? हेनरी फ्योल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में साफ बोला है, प्रश्न में आपका साफ साफ बोला है कि हेनरी फ्योल जो है हमारे, हेनरी फ्योल, उनके अनुसार प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में कितने कंटेंट बताए गए हैं। प्रश्न है हेनरी फ्योल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, ऑप्शन दिया 5, ऑप्शन दिया 10, ऑप्शन दिया 14, ऑप्शन दिया 15। तो इसका ऑप्शन होगा आपका 14। कितना ऑप्शन होगा सर? 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस। गुड। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो हमारा है इसका शुरुआत कब हुआ था? ये साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है उसका शुरुआत कब हुआ था? तो हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है 1913, 1932, 1903, 1923। 1923। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा 1913, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर आर, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट, बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर आर। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट से कंज्यूमर को क्या फायदा होता है? ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध से उपभोक्ताओं को क्या मिलता है? पहला बोला है नॉट अफेक्टेड, दूसरा बोला है सफर एक्सप्लोरेशन, तीसरा बोला है बेनिफिट, बेनिफिटेड, और तीसरा बोला है सफर लॉसेस, सफर लॉसेस। तो इसका ऑप्शन होगा बेनिफिटेड,
क्योंकि किसी भी मैनेजमेंट में यदि साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा वो सेक्टर क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, इसका ऑप्शन होगा हमारा सी, बेनिफिटेड। अगला क्वेश्चन बोला है मेंटल रिवोल्यूशन इज इंसियंस ऑफ, बोला है प्रश्न में साफ साफ कि मानसिक क्रांति मूलाधार है। कहने का मतलब है जो भी चेंजिंग और जो भी मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है उसमें सबसे बड़ा इफेक्ट, सबसे बड़ा जो मेन कारण जो होता है किसके कारण, तो हमारा है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ऑप्शन होगा ए, साइंटिफिक मैनेजमेंट। अगला बोला है द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर हैं उनका नाम क्या है। ऑप्शन दिया है हमारा गिलबर्ट, टेलर, रॉबर्टसन एंड किम्बल। गुड, तो इसका ऑप्शन होगा टेलर, क्या ऑप्शन होगा, टेलर। अगला क्वेश्चन दिया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट, तो इसका ऑप्शन जो होगा हमारा यूनिवर्सल दिया है, फ्लेक्सिबल दिया है, एब्सोल्यूट दिया है, बिहेवियरल दिया है। तो इसका ऑप्शन होगा एब्सोल्यूट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 7 बोला है द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। इसका मतलब होता है कि वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग नहीं किए हैं, वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने क्या प्रयोग किए हैं। ऑप्शन दिया है मेरा मोशन स्टडी, अगला दिया है फैटिग्यू स्टडी या टाइम स्टडी, अगला दिया है मोशन स्टडी, फैटिग्यू, टाइम स्टडी, या नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा सी। ऑप्शन क्या होगा सर, सी। ये तीनों स्टडी, ये तीनों एलिमेंट्स है जो हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक्सपेरिमेंट करता है। अगला बोला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर, कहने का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। ऑप्शन दिया है फ्यूल, टेलर, टेरी, नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन दिया है डायनेमिक, फ्लेक्सिबल, यूनिवर्सल, ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। अगला बोला है द प्रोपंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज, मैनेजमेंट आर। ऑप्शन दिया है हमारा फ्यूल, टेलर, टेरी, नन ऑफ दिस। इसका ऑप्शन होगा हेनरी फ्यूल। गुड। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा हेनरी फ्यूल वाज बोर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था हेनरी फ्यूल का। तो हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ था, फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था, फ्रांस में। अगला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन बोला है व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो देखिए आंसर में साफ साफ बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर स्टेटमेंट विच पर्पस फंडामेंटल ट्रूथ एंड प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर द वेरियस मैनेजरियल डिसीजन एंड एक्शन। मतलब कहने मतलब है कि जो भी हमारा प्रिंसिपल, जो भी पॉलिसीज, जो भी हमारा कानून होता है, जो भी नियम होता है, अगर उस नियम के तहत हमारा काम करते हैं, किसी भी वर्क को काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, डिसीजन लेने में को आसानी होती है और हमारा जो वर्क होता है वो सही होता है। तो किसी भी वर्क को सेटिस्फाइड करने के लिए, किसी भी वर्क को कंप्लीट करने के लिए, किसी भी मैनेजमेंट सेक्टर के तहत वर्क को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल का होना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि प्रिंसिपल जो होता है एक गाइडलाइन की तरह काम करता है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप ये गाइड करता है कि आप उस वर्क को किस प्रकार करें, कैसे करें, कहाँ करें। गुड। तो उसी के आधार पे क्या होगा, आपका जो भी मेन ऑब्जेक्ट होगा वो आप उस ऑब्जेक्ट को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी। तो अभी जस्ट बताए थे साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक हमारा टेक्निक होता है, टेक्निक तो बहुत सारा है, उस टेक्निक का एक पार्ट है टाइम स्टडी। तो कह सकते हैं टाइम स्टडी इज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हमने क्या बोला, टाइम स्टडी इज द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत जो भी हम काम करते हैं उस काम में तेजी लाने का काम हमारा टाइम स्टडी करता है। मतलब काम को करने में, कंप्लीट करने में जो मदद करता है वो टाइम स्टडी। टाइम स्टडी होता क्या है, इसका मतलब होता है समय अध्ययन, समय अध्ययन। इसका मतलब होता है कि जब किसी भी वर्क को आप कंप्लीट करते हैं तो उस वर्क को कंप्लीट करने में सबसे मेन जो होता है वो होता है समय। क्योंकि यदि आप टाइम बेसिस के आधार पे वर्क को करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका जो वर्क होता है वो सही समय पे कंप्लीट होता है और जो भी आपका गोल होता है, जो भी आपको ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को आप सही समय पे प्राप्त कर पाते हैं। साथ ही साथ उस समय के आधार पे जो भी हमारा लेबर होता है, जो भी हमारा मेंबर होता है, जिसके द्वारा काम किया जाता है, करवाया जाता है,
तो उसको ये पता होता है कि हमें इतने समय में वर्क को कंप्लीट करना है। यदि उसके द्वारा जो भी निश्चित टाइम होता है, जो भी लिमिट टाइम होता है, यदि लिमिट टाइम के तहत हम उस वर्क को, उस कार्य को कंप्लीट करते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा जो वर्क होता है वो कंप्लीट हो पाता है, और हमारा जो बिजनेस सेक्टर होता है, हमारा मैनेजमेंट सेक्टर जो होता है वो ग्रोथ होता है। गुड। साथ ही साथ साइंटिफिक मैनेजमेंट को फायदा होता है। अगला वो बोला है क्वेश्चन, बहुत मजेदार क्वेश्चन है कि स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैटिग्यू स्टडी। ये भी हमारा एक तरह से टेक्निक है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। इसका मतलब होता है थकान अध्ययन। कहने का मतलब है, जब भी हम साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत किसी ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों से नियमित कार्य करवाते हैं, मतलब जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, जो उस वर्क को कंप्लीट करने में अपना योगदान देते हैं, उनसे यदि हम काम करवाते हैं, किसी कार्य को कंप्लीट करवाते हैं, और उस कार्य में करवाने के दौरान यदि उनको रेस्ट नहीं देते हैं, यदि उनको रेस्ट नहीं देते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो कंप्लीट वर्क होता है वो सही से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो एक लिमिट समय के बाद क्या होता है, हमारा स्ट्रेटजी करते हैं, फैटिग्यू करते हैं, उनको रेस्ट का टाइम देते हैं, ताकि रेस्ट होने से क्या होता है, हमारा नेक्स्ट जो वर्क होता है, अगला जो कार्य होता है वो सही वर्क से कंप्लीट हो पाता है। गुड। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत हमारा ये मेन टेक्निक होता है कि जब भी मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए किसी मशीन का आप यूज़ कर रहे हैं, अब उस मशीन का टारगेट होता है 2 आवर काम करने का, 2 आवर करने के बाद वो रेस्ट चाहता है। अब मान लीजिए रेगुलेटिव से आप कंटिन्यू काम करवा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उस मशीन में खराबी आ जाएगा, प्रॉब्लम्स आएगा, क्योंकि उसका कैपेसिटी जो होता है वो 2 आवर्स का है, 2 घंटे का है। 2 घंटे के बाद उसको 5 मिनट रेस्ट देने के बाद यूज़ कर सकते हैं, लेकिन लगातार उसका कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो उसका कैपेसिटी होता है वो ब्लॉक हो जाएगा, वो काम नहीं कर सकेगा। उसी प्रकार क्या होता है, किसी भी एम्प्लॉय से हम काम करवाते हैं तो उसका भी एक कैपेसिटी होता है, एक लिमिटेशन होता है कि वह काम को कितने समय तक कर सकता है। ऑटोमेटिक ये जब तक उसको हम रेस्ट नहीं देंगे तब तक वो काम में क्या होता है, ग्रोथनेस नहीं ला सकेगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेक्निक में हमारा फैटिग्यू स्टडी को भी शामिल किया गया है, जिससे हमारा वर्क जो होता है एक सही समय में कंप्लीट हो पाता है। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला है कि हाउ आर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेशन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है एक तरह से यूनिवर्सल मैनेजमेंट का एक पार्ट हो गया है। यूनिवर्सल का मतलब होता है कि कह सकते हैं कि व्यवसाय का कोई भी लेवल क्यों ना हो, व्यवसाय का कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे किसी तरह का कार्य हो, प्रत्येक कार्य में हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करना पड़ता है। यदि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो हमारा जितना भी टाइप्स का बिजनेस होता है, जितना भी टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑटोमेटिक क्या होता है, वो सही से कंप्लीट हो पाता है। इसलिए बिजनेस के तहत किसी भी कार्य को कंप्लीट करना होता है तो हमको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के आधार पे हमारा वर्क जो होता है वो कंप्लीट हो पाता है। देखिए बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देखिए बोला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बोला यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, बोला है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑफ ए मैनेजमेंट। गुड। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट are universally applicable because they are applicable to all type of organization. Good. Business as non-business, small as well large, trading as well non-trading, etc. at all level, देखिए all level and the all at all times. Good. तो इस तरह से प्रिंसिपल अमेंडमेंट का यूनिवर्सल यूज किया जाता है। गुड। जिससे क्या होता है, हमारा बिजनेस क्या होता है, ग्रो कर पाता है। अगला बोला नेम ऑफ द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो हम लोग जान रहे हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फादर है उनका नाम है एफ डब्ल्यू टेलर। अगला क्वेश्चन बोला है डिफरेंसेस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। भाई टाइम स्टडी और मोशन स्टडी होता क्या है? टाइम स्टडी मतलब होता है कि किसी भी आप वर्क को कंप्लीट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है उसमें समय का होना इंपॉर्टेंट होता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत हमारा सबसे पहला टेक्निक होता है टाइम स्टडी। जब तक हम समय का अध्ययन नहीं करते हैं, जब तक हम समय
बांटते नहीं है कि कितने समय में वर्क को कंप्लीट करना है, तब तक उस कार्य की शुरुआत हम नहीं करते हैं, क्योंकि टाइम बेसिस के आधार पे क्या होता है, हमारा काम कंप्लीट हो पाता है। यदि एक निश्चित समय के आधार पे काम करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा कार्य जो होता है, हमारा वर्क जो होता है, वो सही समय पे कंप्लीट हो पाता है। और मोशन स्टडी मतलब होता है, मोशन स्टडी मतलब होता है कि किसी भी लेबर के द्वारा जब आप काम करवाते हैं तो काम कराने के दौरान उसके मोशन की स्टडी करते हैं कि उसके द्वारा उस काम को कितने जल्दी समय में किया गया है, कितने समय में कंप्लीट किया गया है। समय मतलब होता है, टाइम स्टडी मतलब होता है कि टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि इतने समय में कंप्लीट करना है। और मोशन स्टडी होता है कि उस समय का सही से यूटिलाइज करके हम उस वर्क को कंप्लीट करते हैं, तो ये होता है मोशन स्टडी। मतलब मोशन स्टडी के लिए टाइम स्टडी का होना इंपॉर्टेंट है। जब तक टाइम स्टडी का यूज नहीं करेंगे तब तक मोशन स्टडी के तहत उस काम को कंप्लीट नहीं करेंगे। यहाँ बोला भी, देखिए सर, बोला हमारा है टाइम स्टडी primarily utilize stopwatch technique. Good. Motion study mainly employ photographic and video analysis method. बोला टाइम स्टडी is that typically conducted before motion study, then motion study are usually performed after time study. कहने मतलब मोशन स्टडी जो होता है वो टाइम स्टडी पर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब तक टाइम स्टडी को यूज नहीं करेंगे तब तक हमारे गति में, हमारे कार्य में तेजी नहीं आएगा। तो मोशन स्टडी के लिए टाइम स्टडी का होना इंपॉर्टेंट है। दोनों जो होता है ये साइंटिफिक अरेंजमेंट की टेक्निक है हमारा। अगला क्वेश्चन बोला है एक्सप्लेन 2 पॉइंट रिगार्डिंग साइंटिफिक सिग्निफिकेंस, एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स रिगार्डिंग सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो जैसे हम जानते हैं हमारे फ्यूल साहब हेनरी फ्यूल के द्वारा, जो जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था 1932 को, उनके द्वारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत 14 प्रिंसिपल बनाए गए हैं। तो उसी प्रिंसिपल के तहत हमारा क्या उसका इंपॉर्टेंस है, कहने का मतलब है जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हैं, जब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा जो मैनेजमेंट सेक्टर होता है, हमारा बिजनेस वर्क होता है, ऑटोमेटिक डेवलप कर पाता है। तो उसी का इंपॉर्टेंस पूछा है तो पहला इंपॉर्टेंट बोला है अचीविंग रिजल्ट इकोनॉमिकली। अचीविंग रिजल्ट इकोनॉमिकली, इसका मतलब होता है हमारा कि जो भी हमारा वर्क होता है, जिसको हमको कंप्लीट करना होता है, जो भी हमारा गोल होता है, जो भी हमारा एम्स होता है, उस एम्स को हम सही समय पे कंप्लीट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए हमारे द्वारा यूज किया गया है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूटिलाइजेशन करते हैं तो जो भी हमारा अचीवमेंट है, जो भी हमारा गोल है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको एक सीमित समय पर एक टाइम बेसिस पे हम अपने ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट बोला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी रिसोर्स होता है, जितने भी संसाधन होते हैं जिसके आधार पे आप वर्क करते हैं या प्रोडक्शन के कार्य को कंप्लीट करते हैं, तो उस प्रोडक्शन को कंप्लीट करने में सबसे मेन जो होता है वो होता है रिसोर्सेज का। तो जब तक आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी भी कंडीशन में किसी भी रिसोर्स का उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत इसका इंपॉर्टेंस ये भी होता है कि जो भी रिसोर्स होता है उस रिसोर्स को आप क्या करते हैं, सही समय पे यूटिलाइज कर पाते हैं, जिससे हमारा बिजनेस ग्रोथ कर पाता है। किसी भी सेक्टर में, किसी भी सेक्टर को डेवलप करने के लिए रिसोर्स का होना ही जरूरी है, और उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करना भी जरूरी होता है। तो उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करने के लिए हमको जानकारी रखना होगा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। अगला बोला है हाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, हाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड यूजफुल फॉर मैनेजमेंट। सही बात है। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत हमारा एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स क्या होता है? तो सबसे पहले इट इज ए पार्ट ऑफ ए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का एक पार्ट है यूनिटी ऑफ कमांड। इसके तहत बताया गया है कि फर्म के तहत जो भी एम्प्लॉय होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, उनको, कोई भी कर्मचारी, उनको एक समय में एक ही कार्य देना चाहिए। यदि उनको एक समय में 2 या 3 कार्य देंगे तो ऑटोमेटिक उनके द्वारा वह कार्य सही से कंप्लीट नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके द्वारा एक समय में एक ही कार्य किया जा सकता है, 2 कार्य कंप्लीट नहीं किया जाता है। अगर हम उन पे 2 कार्य का प्रेशर देते हैं, दबाव देते हैं कि उनके द्वारा 2 कार्य कंप्लीट करना है, तो ऑटोमेटिक उनके द्वारा वो जो वर्क होता है सही समय पर कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत हमारा जो एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, इसका मतलब साफ साफ बताया गया है कि जो भी आदेश होता है,
जो भी आदेश होता है, जो भी वर्क होता है, उस वर्क को एक समय में एक ही कार्य सौंपना होता है कर्मचारी को, ताकि वह कर्मचारी अपने स्किल्स के आधार पे अपने वर्क को सही समय पे कंप्लीट कर सके, और जो भी उसका गोल होता है, जो भी उसका ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को सही समय पे कंप्लीट कर सके। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है गिव द डिफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, गिव द डिफिनेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का डिफिनेशन बहुत सारा होता है, लेकिन बेसिकली साइंटिफिक मैनेजमेंट देयर टू वर्ड्स। पहला साइंटिफिक, दूसरा मैनेजमेंट। साइंटिफिक मतलब होता है कि जब हम किसी कार्य को करते हैं, उस कार्य में जब हम साइंस का यूज करते हैं या उस कार्य को स्पेशल तरीके से कंप्लीट करते हैं, तो हो गया हमारा साइंटिफिक। गुड। या न्यू टेक्निक के आधार पे उस वर्क को करते हैं तो होता है साइंटिफिक। और मैनेजमेंट से होता है कि उस वर्क को स्किल बेसिस पे कंप्लीट करते हैं तो होता है मैनेजमेंट। ये दोनों को कंप्लीट करते हैं तो हमारा था साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो कह सकते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ए पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट मैनेजमेंट का एक ऐसा पार्ट होता है जिसके तहत किसी भी प्रबंधकर्ता द्वारा अपनी स्किल का, अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का सही से प्रयोग करते समय जब किसी टेक्नोलॉजी के आधार पे, किसी टेक्निक के आधार पे उस वर्क को कम समय में कंप्लीट किया जाता है, तो वो होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पहला फायदा होता है हमारा समय का बचत होता है, टाइम सेविंग होता है, खर्च भी कम होता है, बिजनेस भी ग्रोथ होता है, और एक तरह से कहा जाए एफिशिएंसी भी ग्रोथ होता है। तो बिजनेस सेक्टर के तहत ग्रोथनेस के लिए साइंटिफिक मैनेजमेंट को होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के आधार पे हमारा जो वर्क है वो आसानी से कंप्लीट हो पाता है, और हमारे मैनेजमेंट सेक्टर को केवल डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? डेवलपमेंट हो पाता है। अगला बोला है राइट एनी 4 फीचर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का 4 फीचर्स बोला है। तो बोला है सबसे पहला फीचर्स क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे पहला फीचर है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। जो भी कर्मचारी होते हैं, जो भी मेंबर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉय होते हैं, उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, क्योंकि जब उनके द्वारा मैनेजमेंट के तहत साइंटिफिक का यूज किया जाता है तो उनको एक विशेष ज्ञान की प्राप्ति हो पाती है। अगला बोला स्ट्रिक्ट ओबेरेंस ऑफ रूल्स। गुड। इसका मतलब होता है हमारा जो भी हमारा नियम होता है, जो भी हमारा रूल्स होता है, उस रूल्स को वो सही से यूटिलाइज कर पाते हैं, ताकि जो भी कार्य में हमको जिस रूल्स का यूज करना है उसका ऑटोमेटिक वो सही से यूटिलाइज कर पाते हैं, और हमारा वर्क जो होता है ग्रोथ हो पाता है। अगला फीचर बोला है मेंटल रिवॉल्यूशन। इसका मतलब होता है कि रिवॉल्यूशन मतलब होता है कि जो भी मानसिक होता है, जो भी मेंटल वर्क होता है, उसमें एक बदलाव हो पाता है, क्योंकि हम यूटिलाइज करें साइंटिफिक मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट में कार्य तो कंप्लीट हो पाता है, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, हम लोग टेक्नोलॉजी के आधार पे वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। अगला बोला है डिस्कार्ड्स ट्रेडिशनल मैनेजमेंट। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो भी हमारा परंपरागत, जो भी प्राचीन समय से चले आ रहे हैं नियम है, उसको बंद किया जा सकता है, और जो भी नए रूल्स है उसको हम अप्लाई कर पाते हैं। तो जो भी फीचर्स होता है वो सेम साइंटिफिक मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स भी होता है, या कह सकते हैं हमारा एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो सकता है सर, हमारा बिजनेस फंड हो सकता है, हमारा टाइम सेविंग हो सकता है, समय की बचत होती है। तो ये सभी फीचर्स हो सकता है हमारा। तो फ्यूचर कहा जाए तो सारा इंपॉर्टेंट ही होता है हमारा साइंटिफिक मैनेजमेंट का। ठीक है। और साइंटिफिक मैनेजमेंट बिजनेस का ही पार्ट होता है, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत यदि हमको एक वर्क करते हैं, किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, और उस बिजनेस में जब हम साइंटिफिक मैनेजमेंट का यूज करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उस बिजनेस का ग्रोथनेस होता है, और एक गोल को, एक सही ऑब्जेक्ट को हम प्राप्त कर पाते हैं। गुड। अगला बोला है हमारा एक्सप्लेन एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एडवोकेटेड बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल के द्वारा 14 प्रिंसिपल है, उन 14 प्रिंसिपल में 5 प्रिंसिपल को डिस्क्राइब करने के लिए बताया है, एक्सप्लेन करने बोला है। तो सबसे पहला तो होता है डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहला पॉइंट डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन वर्क मतलब होता है कार्य का बंटवारा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत जो हमारे हेनरी फ्यूल थे, जो उनके जन्मदाता थे, उनके द्वारा साफ साफ ये बताया गया है कि जब तक हम कार्य का विभाजन नहीं करते हैं, जब तक हम वर्क को डिवाइड नहीं करते हैं, तब तक किसी भी कंडीशन में हमारा कार्य जो होता है वो सही से कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ वर्क का होना इंपॉर्टेंट है। जब तक कार्य का बंटवारा नहीं करेंगे
तब तक हमारा वर्क जो होता है इससे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और कार्य का बंटवारा करते समय, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क करते समय, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, उन एम्प्लॉयज को, उन वर्कर्स को उनकी स्किल बेसिस के आधार पर यदि काम सौंपा जाए तो ऑटोमेटिक क्या होता है, उनके द्वारा काम को सही समय पे कंप्लीट किया जाता है। क्योंकि जो भी वर्क बांटे हैं, जो भी कार्य बांटे हैं, बेसिकली उसी स्किल्स के आधार पर बांटे हैं जिसकी जानकारी उस वर्कर्स को है। गुड। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का पहला है। दूसरा हमारा बोला है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। गुड। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड प्रिंसिपल हमारा है। इसका मतलब होता है कि जब हम कार्य का बंटवारा करते हैं तो उसके पश्चात अगला प्रिंसिपल हमारा कहता है कि उस कार्य को हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में उस काम को, जो भी एम्प्लॉय है उनको हम काम सौंप देंगे। क्योंकि जब तक काम नहीं सौंपेंगे तब तक वो उनका वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा ही नहीं कि हम अपने कार्य को कब कंप्लीट करें। तो कार्य का बांटना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उस कार्य को बांटने के साथ साथ उन कार्य को रिस्पॉन्सिबल करना होता है प्रत्येक वर्कर्स को, प्रत्येक कर्मचारियों को, ताकि वो अपने कार्य को सही समय पे कंप्लीट कर सके। डिवीजन मतलब होता है कार्य को बांटना, और अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है उस कार्य को कर्मचारी को सौंप देना ताकि उस एम्प्लॉय द्वारा अपने कार्य को अपने स्किल बेसिस के आधार पे लिमिटेड समय पे कंप्लीट किया जा सके। तीसरा बोला है डिसिप्लिन। क्या बोला सर? दूसरा हो गया। तीसरा बोला है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन जो होता है ये इंपॉर्टेंट फैक्टर कहता है, इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल से हमारा है, क्योंकि अनुशासन ही बिजनेस को ग्रोथ दे पाता है। जब तक हम अनुशासन का प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक हम डिसिप्लिन के आधार पर काम नहीं करेंगे, तब तक किसी भी कंडीशन में किसी भी प्रकार के बिजनेस का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत हम पहले पढ़े थे मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट में था फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, उसके तहत पहला अंतिम पॉइंट था फंक्शन में कंट्रोलिंग। तो वो कंट्रोलिंग जो होता है वही डिसिप्लिन हो गया। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रखेंगे, जब तक आप अनुशासित पूर्वक रूप से काम नहीं करवाएंगे, तब तक किसी भी कंडीशन में काम को चाहे बांट देंगे चाहे सौंप देंगे, काम को अच्छे से कंप्लीट नहीं करवा सकेंगे। तो डिसिप्लिन भी है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है। गुड। तो डिसिप्लिन का होना बहुत इंपॉर्टेंट। तो पहला हम बोले डिवीजन ऑफ, दूसरा बोले ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा बोले डिसिप्लिन, चौथा होता है यूनिटी ऑफ कमांड। अभी जस्ट एक्सप्लेन किए थे यूनिटी ऑफ कमांड के बारे में। आदेश की एकात्मकता, इसका मतलब होता है कि जिस एम्प्लॉय को जिस कार्य की जानकारी होती है, उस कर्मचारी को उस समय में वही कार्य सौंपना चाहिए। क्या मतलब? किसी भी कर्मचारी को किसी भी कार्य का प्रेशर नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो भी उसका स्किल्स है उसी स्किल्स बेसिस पे वह कार्य को कंप्लीट कर पाता है। मतलब एक समय पे एक ही कार्य को सौंपना ही यूनिटी ऑफ कमांड का कहना है हमारा। गुड। बोला है देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। मतलब एक काम को सौंपना है किसको? इंडिविजुअल एम्प्लॉय को। अगला बोला यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसका मतलब होता है हमारा निर्देश की एकात्मकता। गुड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। एकात्मकता मतलब होता है कि जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत जो भी फर्म का जो भी एचआरए होता है, एचआरएम होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो फर्म को कंट्रोल करता है, तो कंट्रोलिंग पावर के तहत डायरेक्शन देने वाला भी एक ही व्यक्ति होना चाहिए। अगर 10 लोग फर्म के मैनेजमेंट करता बन जाते हैं तो उस कंडीशन में वह फर्म ग्रोथ नहीं कर पाता है, क्योंकि जो भी डायरेक्शन देने वाले होते हैं वो 10 हो जाते हैं, लेकिन एक पर्सन के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है, 1 पर्सन के द्वारा जो पूरे फर्म को कंट्रोल करता है, तो उनके डायरेक्शन को सभी एम्प्लॉय क्या करते हैं? मानते हैं, और उनके डायरेक्शन के अनुसार वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं। तो बोला है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल each unit of organization should work toward a common object। यह common object है। according to its unit having same goals should have a single head and plan। these principles help in expediting and overlapping of work। कहने का मतलब है किसी एक उद्देश्य की पूर्ति की जाने वाली क्रियाओं का संचालन एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि डिसिप्लिन जो है, यदि डायरेक्शन बहुत सारे लोगों द्वारा दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? फर्म का ग्रोथनेस नहीं होता है। तो डायरेक्शन देने वाला भी एक होना चाहिए। गुड। तो ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट है। अगला क्वेश्चन हमारा बोला है एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक, एक्सप्लेन द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो सबसे पहला हमारा टेक्निक है टाइम स्टडी, दूसरा है मोशन स्टडी, तीसरा है फैटिग्यू स्टडी, चौथा है मेथड स्टडी, और पांचवा है हमारा सिंप्लीफिकेशन स्टडी। सिंप्लीफिकेशन है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो पहला है टाइम स्टडी, समय अध्ययन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है
क्योंकि यह एक सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक होता है साइंटिफिक मैनेजमेंट का। क्योंकि जब किसी काम को आप कंप्लीट करते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने के लिए समय का मेजरमेंट, टाइम का मेजरमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय के आधार पे, टाइम बेसिस पे यदि आप वर्क को कंप्लीट कर पाते हैं, समय का मेजरमेंट कर पाते हैं, तो ऑटोमेटिक क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारा जो कार्य है, हमारा जो वर्क है, उस निश्चित समय पे कंप्लीट हो पाता है। अगला बोला है मोशन स्टडी। क्या बोला सर? मोशन स्टडी। तो जब तक आप टाइम स्टडी नहीं करते हैं तब तक मोशन स्टडी शुरुआत नहीं होता है। मोशन स्टडी जो होता है वो आपके कार्य में जो भी आप वर्क करते हैं, उस कार्य को जिस प्रकार आप कंप्लीट करते हैं, यदि उस वर्क में कोई तरह का अनडिसिप्लिन होते हैं तो उस कार्य को, अनडिसिप्लिन को रोकने का काम कौन करता है? मोशन स्टडी। यदि किसी काम में रुकावट आता है तो उस काम को, रुकावट दूर करने में काम कौन करता है? मोशन स्टडी। अगला होता है फैटिग स्टडी। ये भी हम बताएं कि जब किसी वर्क को साइंटिफिक मैनेजमेंट के तहत कंप्लीट करवाते हैं तो उस कंडीशन में जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, जो भी कर्मचारी होते हैं, उनको रेस्ट देना इम्पोर्टेंट करता है। क्योंकि जब तक उनको एक कह सकते हैं जब तक उनको एक समय के आधार पे काम नहीं सौंपेंगे, समय के आधार पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमारा उन्हें थकान महसूस होगा। गुड। उनका एक लिमिटेशन होता है कि 5 घंटे 6 घंटे के तहत हम इतने ही काम कर सकते हैं। गुड। और उस लिमिट समय के तहत यदि काम का प्रेशर दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा वर्क कंप्लीट सही से नहीं हो पाता है। तो फैटिग स्टडी बोलता है, हमारा बताता है कि किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए फैटिग स्टडी का होना इंपॉर्टेंट है, मतलब एक रेस्ट का होना इंपॉर्टेंट है। रेस्ट के बाद दोबारा आप काम सौंपेंगे तो ऑटोमेटिक काम अच्छा हो पाएगा। लेकिन आप काम का प्रेशर ज़्यादा दे देंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, जो कैपेसिटी होता है वो उस कैपेसिटी से उस काम को अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। तो कैपेसिटी के तहत वर्क को सौंपना ही क्या कहलाता है? फैटिग स्टडी। अगला बोला है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी जो होता है एक विधि होता है। जब भी आप काम किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं तो वर्क को कंप्लीट करने का एक मेथड होता है। मेथड ये बताता है कि आप किस प्रोसेस से, किस टेक्निक से, किस रूल्स के आधार पे आप वर्क को कंप्लीट करेंगे ताकि आपका जो ऑब्जेक्ट है, आपका जो एम है, ऑटोमेटिक वो सही से प्राप्त हो सके। तो मेथड जो है तकनीक बताता है कि उस काम को कैसे कंप्लीट करना है। और अगला पॉइंट बोला है हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। गुड। ये बताता है कार्य को कैसे इजी बनाना है, कार्य को कैसे सरल बनाना है। तो कार्य को इजी बनाने का एक मेथड होता है हमारा, जो होता है सिंप्लीफिकेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, जो वर्क को क्या कहता है, इजी करने में मदद करता है। गुड। अगला क्वेश्चन बोला है डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड डिस्कस द 3 प्रिंसिपल। 3 प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है उसके तहत हमारा जो है बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं। गुड। तो जो भी अभी आपको टेक्निक बताएं, जो भी आपको क्वेश्चंस बताएं, ये सारे क्वेश्चन के तहत हम आपको बताएं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तहत जो भी क्वेश्चन बताएं, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लेंगे तो आपको इस टॉपिक के तहत जो भी क्वेश्चन बताएं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वो आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि एग्जामिनेशन में यदि आप अपने कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने शब्दों के अनुसार लिखते हैं, तो ऑटोमेटिक सबका मार्क्स अच्छा आता है। तो इसको आप ध्यान से सुने, अपने दोस्तों को भी सेंड करें, और साथ ही साथ आप कमेंट जरूर करें। क्योंकि कमेंट के आधार पर पता चल पाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, वरना दोस्तों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें सर। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे हम। नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आपको बताएंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में। ओके सर।